Hello everyone, welcome to once again our YouTube channel MPS Tutors. My dear friends, my dear students, today I will teach wildlife and vegetation. Wildlife and vegetation. So let's start. Let's start our topic, our chapter, wildlife and vegetation. Wildlife and natural vegetation means वाइल्ड वन्य जीव और नेचुरल वेजिटेशन यानी प्राकृतिक वनस्पतियाँ। तो आज हम आपसे बात करेंगे किस टॉपिक पर। आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे, वाइल्ड लाइफ यानी जंगली जानवर यानी जो जंगली जंतु होते हैं जो जंगल में रहते हैं, और नेचुरल वेजिटेशन यानी प्राकृतिक वनस्पतियाँ, प्राकृतिक पेड़ पौधे, कितने प्रकार के फॉरेस्ट होते हैं, ये सब। और आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने ये सारे टॉपिक्स आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा रिवीजन भी होता रहे, क्योंकि आपका टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। तो हम सोच रहे हैं कि आपका जैसे ही चैप्टर फिनिश होता है उसके तत्पश्चात या टॉपिक बाय टॉपिक जैसे भी है आपका रिवीजन भी होता रहे और आपके क्लास भी होते रहें। तो आप वीडियो को लास्ट तक यानी वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। मीन्स चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉरवर्ड करिए, अदर लोगों को बताइए और वीडियो को भी सेंड करिए, फॉरवर्ड करिए और लाइक करिए। तो मैं आज आपको बताऊंगा वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल वेजिटेशन। सो जैसे आपको पता है कि वाइल्ड लाइफ मतलब क्या होता है, जंगली जानवर। वाइल्ड यानी क्या होता है, जंगली, है ना। वाइल्ड मतलब क्या होता है, जंगली, और लाइफ मतलब क्या होता है, जीवन या जंतु या प्राणी, आप कुछ भी कह सकते हैं, यानी जंगली जंतु, जंगली जीवन, जंगली प्राणी, है ना, कुछ भी आप बोल सकते हैं। इसमें जैसे कौन कौन से इसमें एनिमल आते हैं, है ना। एनिमल कौन कौन से आएंगे, एनिमल जैसे लायन, टाइगर, है ना, बियर, है ना, और भी चीतल, स्टैग आप ले सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार एनिमल आते हैं। एलिफेंट आता है, एलिफेंट है ना। तो इस प्रकार एनिमल्स हैं कुछ। अब जैसे नेचुरल वेजिटेशन की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं जल्दी से। नेचुरल वेजिटेशन मतलब होता है नेचुरल वेजिटेशन मतलब हुआ कि प्राकृतिक वनस्पतियाँ, प्राकृतिक वनस्पतियाँ। तो रिवीजन आप मान सकते हैं आपको, है ना। रिवीजन क्लास में बेटा आपकी है। आपकी ये जो है ये रिवीजन क्लासेस चल रही हैं, है ना, कि आपने अभी तक जो पढ़ा है उसी के बारे में थोड़ा सा रफली तरीके से और बहुत ही फास्ट तरीके से, बहुत ही फास्ट, बहुत ही तेज़ी से चैप्टर को हम कवर करने की कोशिश करेंगे, चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। मेन पॉइंट जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। अब जैसे नेचुरल वेजिटेशन को मैंने बताया, इसमें हम क्या ले सकते हैं, प्लांट्स। इसमें प्लांट्स आएंगे, है ना। उसके बाद प्लांट्स हो गए, है ना। अब प्लांट्स स्मॉल प्लांट्स भी होते हैं, यानी छोटे पौधे भी होते हैं, बड़े पौधे भी होते हैं, है ना। इसमें आप फॉरेस्ट आ सकता है, आप अगर चाहें तो फॉरेस्ट ले सकते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट में ही, जंगल में ही क्या होते हैं, आपके प्लांट्स होते हैं। अब जंगल के टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे भी, है ना, कि कितने प्रकार के जंगल होते हैं। मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, आपकी मैंने जो वीडियो आपको फॉरवर्ड की थी, जो मैंने आपको वीडियो बताई थी, दिखाई थी प्रीवियस क्लास में,
उसमें ऑलरेडी मैं जंगल के बारे में बात कर चुका हूँ, है ना। जैसे मानसून फॉरेस्ट, टीडल फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, है ना, डिसीडियस फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो ये कुछ फॉरेस्ट हो गए। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो हमने आपको बताया नेचुरल वेजिटेशन मतलब होता है प्लांट्स, है ना। इसको हम फ्लोरा और फौना, आपने जानकारी होगी आपको, फ्लोरा और फौना। फ्लोरा मतलब प्लांट होता है, फौना मतलब एनिमल्स होते हैं। आपके साइंस एसएसटी में यानी ज्योग्राफी में एक टर्म आता है फ्लोरा और फौना। फ्लोरा और फौना, है ना, इसमें प्लांट्स होते हैं, इसमें एनिमल्स होते हैं, इसमें एनिमल्स होते हैं। तो ये आप थोड़ा सा जानते रहिए फ्लोरा और फौना के बारे में। आपको पता होना चाहिए, अगर मैं इंडिया की बात करूं, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो ये इंडिया जो है 12 में, है ना, ये क्या होता है मेजर, है ना, बायो डाइवर्सिटी, है ना, मेजर बायो डाइवर्सिटी में से एक माना जाता है। और अगर हम इंडिया में बात करें तो जो बायो रिजर्व स्फीयर बने हुए ना, बायोस्फीयर रिजर्व, है ना, बायो रिजर्व स्फीयर, इसमें अगर देखा जाए पूरे वर्ल्ड में 35 हैं, जिसमें से भारत में 4 हैं। कौन कौन से, मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा। ऐसे मैंने आपको ये जो बायोडाइवर्सिटी पढ़ाया था, तो जो जीके का टर्म आपने उसमें पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया था कि 4 हैं भारत में। कौन कौन से हैं, एक होता वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, सेकंड सुंडालैंड, थर्ड नॉर्थ ईस्टर्न घाट, है ना, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न, और फोर्थ है आपका वेस्टर्न घाट, सुंडालैंड, नॉर्थ ईस्टर्न और इंडो बर्मा। इंडो बर्मा, नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन या हिमालयन माउंटेन बोल सकते हैं इसको। नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन माउंटेन, या इसको आप कह सकते हैं ईस्टर्न हिमालयन माउंटेन। अब इस प्रकार ये जो है थोड़ा सा, अगर हम पूरे बायोस्फीयर रिजर्व को मतलब भारत में अगर देखा जाए तो 18 हैं, लेकिन ये जो मैंने बताया 4 ये हॉट स्पॉट है बेटा। हॉट स्पॉट मतलब आप समझ रहे हैं कि भारत में ऐसा नहीं है कि वैरायटीज नहीं है, भारत में बहुत विभिन्न प्रकार की एनिमल्स, प्लांट्स, बहुत से वैरायटीज। अब आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो एशियाटिक लायन है दुनिया में कहाँ मिलता है आपका, गिर में, गिर नेशनल पार्क, गुजरात। अब आप सोचिए कि ऐसे आप बब्बर शेर ले लीजिए, रॉयल बंगाल टाइगर, आप जो है व्हाइट टाइगर ले लीजिए, सफ़ेद बाघ जो होता है वो भी भारत में पाया जाता है ना। तो कुछ ऐसी वैरायटीज हैं जो सिर्फ इंडिया में मिलती हैं, बाकी कहीं नहीं मिलती है। एशियाटिक लायन आपको पता चल गया, बब्बर शेर मैंने आपको भी ओरली बताया। तो ऐसे कुछ एनिमल्स हैं। तो देखा जाए तो जो भारत पूरे विश्व में मेजर बायोडाइवर्सिटीज हैं, उसमें भारत है ना, उन 12 जो मेजर डाइवर्सिटी है उसमें से
भारत भी आता है। अब बायोरिजर्व की बात करें, भारत में 18 हैं, और अगर हॉट स्पॉट पूरे विश्व में 35 हैं, तो 4 तो इंडिया में पाए जाते हैं, जिसमें से वेस्टर्न घाट, सुंडालैंड, ईस्टर्न हिमालयन माउंटेन या नॉर्थ ईस्टर्न भी कह सकते हैं, इंडो बर्मा, है ना। ये कुछ पॉइंट्स हो गए। हम आगे बढ़ते बेटा जल्दी से। अब कुछ पॉइंट्स के साथ जल्दी से, जैसे रिलीफ के बारे में बात कर रहे हैं, हम लैंड के बारे में बात कर रहे हैं। लैंड आपको पता है कि अगर इंडिया पूरे इंडिया की नहीं बात करेंगे, हम अर्थ की बात करेंगे, तो इतना पार्ट आपका लैंड है, बाकी वाटर है। अगर हम इंडिया के संदर्भ में बात करें, तो इंडिया का जो क्षेत्रफल है वो 2.14% है, 2.4% है ना। ये लैंड का इलाका है, परसेंट लैंड है ये, है। और ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है, ना। लेकिन अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, इंडिया जो है 16.7% क्या करता है, पॉपुलेशन कवर करता है बेटा। तो इसका जो परसेंटेज है आपको पता है, सेकेंड बिगेस्ट पॉपुलेटेड है ना। तो अब आप सोचिए, इंडिया में पॉपुलेशन 16.7% है, पूरे विश्व का सेकंड बिगेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, और लैंड के मामले में नंबर 7 पे आता है। लेकिन इतने में भी जो है अगर हम बात करें, तब भी हमारे यहाँ वैरायटीज जो है बेटा, एनिमल्स या प्लांट्स, या आप कह सकते हैं फ्लोरा या फौना, फ्लोरा या फौना की वैरायटी, जो वैरायटीज हैं, जो यहाँ पे प्रजातियाँ हैं, वो काफ़ी मात्रा में बहुतायत में पाई जाती हैं। तो हम अगर देखा जाए तो प्राकृतिक संसाधन से हम एकदम परिपूर्ण हैं, भरे पूरे हैं, हमारे पास कमी नहीं है। लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से ये जो हमारे पास संसाधन, जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो खनिज संसाधन हो, चाहे वो फूड की बात हो, या फिर लैंड की बात हो, वाटर की बात हो, या अदर जितने भी हमारी जो नीड है, जो हमारी नेसेसरी चीज़ें हैं, आवश्यक चीज़ें हैं, वो कम नज़र आती हैं। ठीक वैसे ही जैसे ऊँट के मुंह में जीरा, ठीक वैसे ही नज़र आती है जैसे ऊँट के मुंह में जीरा, कि संसाधन कम है, खाने वाले ज़्यादा हैं, संसाधन कम है, यूज करने वाले ज़्यादा लोग हैं, तो वो सब तक नहीं पहुंच पाता। जैसे अगर ऊपर से कोई वस्तु गिराई जाए, या सपोज करिए कि अभी बारिश हो रही हो, रेन हो रही हो, तो ज़मीन पर आने तक, बारिश की बूंदों को आने तक क्या करना पड़ेगा, फाइट करनी पड़ेगी ना। क्यों? क्योंकि जो बड़े लोग हैं, जिनकी हाइट लंबी है, जो अच्छे से हैं, वो उसको गेट कर सकते हैं। या जैसे प्लांट हो गए, प्लांट काफ़ी ऊँचे होते हैं, और प्लांट से ऊँचा तो आपका माउंटेन होता है। तो सबसे पहले कौन गेट करेगा उसको, जो है आपके जो रेन वाटर होता है, इसको कौन गेट करेगा, कौन प्राप्त करेगा? सबसे पहले माउंटेन। अगर वहाँ पे टेम्परेचर लो रहा, तो मीन डाउन रहा, माइनस में रहा, तो जो बारिश की बूंदें होती हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगी आपकी स्नो में, बर्फ में कन्वर्ट हो जाएंगी, बर्फबारी होने लगेगी वहाँ पर, और बाकी जो बचेगी वो प्लांट्स के पास आएंगी, रिवर में आएंगी, बहते हुए, फ्लो करते हुए। तो ऐसे ही जो है संसाधन हमारे पास अवेलेबल तो है, लेकिन उसको यूज करने वाले ज़्यादा हैं, इसीलिए हम तक उन सारे संसाधनों का उपयोग हम नहीं कर पाते। हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अब लैंड का देखिए, मैंने आपको बताया, एक फर्टाइल होता है, एक नॉन फर्टाइल। नॉन फर्टाइल या फर्टाइल या अनफर्टाइल, कुछ भी बोल सकते हैं। इससे होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, है ना। एग्रीकल्चर होता है, प्लांट्स
ग्रो करते हैं। अब जब एग्रीकल्चर करेंगे, प्लांट्स ग्रो करेंगे, तो जाहिर सी बात है कल्टीवेशन होगा, यानी जो फूड, जो फ्लावर हमें निकलते हैं, जो प्रोडक्ट निकलता है, उसका उपयोग क्या करते हैं, सेल करते हैं, बेचते हैं, अथवा उसका हम जो है प्रोसेस द्वारा, है ना, आईपीओ, अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक बार आईपीओ बोला था, मैंने आपको एक बार आईपीओ बोला था, है ना, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, है ना, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। मैंने आपको बोला था कि आप अब आईपीओ सोच रहे होंगे सर ये आईपीओ तो कंप्यूटर में आता है। भाई देखिए ऐसा है, हम इतना जानते हैं कि आईपीओ का मतलब जरूरी नहीं कि कंप्यूटर में ही हो, आईपीओ आपकी लाइफ में भी यूज होता है। बताएं कैसे? जैसे हमने आपको लेक्चर दिया, ये क्या था, इनपुट, मैंने आपको लेक्चर दिया, मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दूर बैठकर डिस्टेंस लर्निंग द्वारा मैंने आपको लेक्चर दिया, आपने वीडियो देखा, आपने प्रोसेस किया, आपने वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद आपके माइंड में कुछ चीज़ें आई, आपके माइंड में क्वेश्चन आए, आपके माइंड में अंडरस्टैंड हुआ, आपने चीज़ों को समझा, गेट किया। अब आपके माइंड में आया कि कोई इसको तो मैं तो आसानी से कर सकता था, अरे ये तो मुझे आ सकता था, मैं तो इसको कर सकता था, मैं ऐसा किया होता शायद मुझे प्रोसेस, मुझे आउटपुट मिल जाता। आपने वीडियो को थोड़ा सा देखा, मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया, आपने थोड़ा सा प्रोसेस किया और क्या निकल के आया, आउटपुट। क्यों? आपने तुरंत आंसर लिख दिया, आपने तुरंत उसके जो है जो रिजल्ट्स थे आपने दे दिए। क्या हुआ? आईपीओ हुआ कि नहीं हुआ, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो डेफिनेटली आईपीओ, मैं आपके हर लेक्चर में आईपीओ को मैं हमेशा याद रखता हूँ, अपने एवरी लेक्चर्स में मैं आईपीओ को याद रखता हूँ, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ये आपकी लाइफ का सबसे आसान फंडा है कि आपकी लाइफ में ये तीन चीज़ें तो होनी है, कैसे भी होंगी। आप इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं, निगेटिव वे में लेते हैं, कैसे भी लेते हैं तो होंगी जरूर। तो आई थिंक मुझे लगता है अगर आपको लेनी है तो उसको पॉजिटिव वे में लीजिए, निगेटिव वे में लीजिए। तो आईपीओ होता है और आपके सामने रिजल्ट निकल के आ जाता है। अब हम थोड़ा सा सॉइल वाइज बिजनेस जान लेते हैं। आपको सॉइल पता है, सॉइल क्या होता है? सॉइल आपको पता है कि जो अर्थ होती है, जो जमीन होती है, इस पर एक परपटी है ना, जिसको हम क्रस्ट मेंटल कोर कहते हैं, आपको पता है, क्रस्ट मेंटल कोर। यही ये ऊपरी लेयर है ना, अपर लेयर, मिडिल लेयर और ये इनर लेयर, है ना, अपर लेयर, मिडिल लेयर एंड इनर लेयर। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो अपर लेयर होती है, यानी जो क्रस्ट होती है, यही सॉइल बनाती है। तो ये जो सॉइल होती है, ये अर्थ की अपर लेयर होती है, पतली पट्टी की टाइप की होती है, जिसको हम भूपर्पटी कहते हैं। तो इससे सॉइल का निर्माण होता है। अब सॉइल का फॉर्मेशन होने के लिए बहुत सारी प्रक्रिया होती है। जैसे बहुत सारी प्रक्रिया का मतलब हो गया कि जो आपकी रॉक होती है, चट्टानें जो होती हैं, ये धीरे धीरे अगर इसमें विखंडन होता है, इसमें जो है विस्फोट होता है, तो धीरे धीरे छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे जो बहुत छोटे छोटे महीन, है ना, फाइन पार्टिकल में चेंज हो जाते हैं। चेंज इन फाइन जो आपका रॉक होता है, रॉक चेंज इन फाइन डस्ट पार्टिकल, जब डस्ट पार्टिकल में चेंज हो जाते हैं तो इससे क्या बनता है, आपका सॉइल बनता है। अब सॉइल बन तो गया, अब सॉइल के प्रकार भी होते हैं, जैसे रेड सॉइल, है ना, उसके बाद ब्लैक सॉइल, उसके बाद एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल, लैटेराइट सॉइल, लैटेराइट सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, लैटेराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, है ना, डेजर्ट सॉइल,
तो कुछ सॉइल्स ऐसी होती है बेटा, है ना, और कुछ जो है, अब जैसे इसमें रेड सॉइल में जो है इसमें क्या होना चाहिए, इसमें रेड ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, ब्लैक सॉइल में आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, एलुवियल सॉइल में ये खनिज से एकदम भरपूर होती हैं, है ना, इसमें रेड ऑक्साइड होता है। लेटेराइट में भी रेड ऑक्साइड होता है। डेजर्ट सॉइल ये इसमें बालू यानी सैंड की मात्रा ज़्यादा होती है ना। ये कुछ प्रकार की सॉइल्स हो गई। माउंटेन सॉइल भी होती है, जो माउंटेन इलाकों में पाई जाती है, इसमें ह्यूमस ज़्यादा पाया जाता है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सॉइल्स हो गई जो आपके भारत में पाई जाती है ना। आप सॉइल के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। क्लाइमेट, आपको पता है, देखिए क्लाइमेट एक कंडीशन होता है, एक वर्ड होता है क्लाइमेट और एक होता है वेदर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? क्लाइमेट चेंज इन ए लॉन्ग टाइम, चेंज इन एवरी डे, है ना। जैसे भी कल का मौसम आपने देखा था, वेदर मीन्स मौसम होता है, क्लाइमेट की जलवायु होती है, इसको हम क्या कहते हैं? जलवायु। जलवायु चेंज होने में बहुत समय लगता है, सालों लग जाते हैं, और ये होता है मौसम। जैसे कल का आपने मौसम देखा, सुबह सनी सीजन का, है ना, लेकिन दोपहर में या इवनिंग तक रेनी सीजन हो गया, बारिश हो गई। तो इस प्रकार मौसम रोज बदलता है, लेकिन क्लाइमेट हमेशा नहीं बदलता है, लॉन्ग टाइम पे चेंज होता है। तो सबसे बड़ा कंडीशन यही है। दूसरा क्या है, इसको हम जो है, अच्छा देखिए, सीजन जो होता है, जो मौसम का थोड़ा सा, ये जो मौसम रोज चेंज हो रहा है, उसी को क्या कहते हैं? मौसम, है ना। जो कंडीशन, जो किसी दिन की, किसी मॉर्निंग की, एवरीडे जो कंडीशन चेंज होती है, तो उसको कहते हैं वेदर। लेकिन अगर यही वेदर 2-4 महीने कंटिन्यू बना रहे तो उसको कहते हैं सीजन। बट अगर यही सीजन कंटिन्यू 2-4 सालों तक बना रहे तो उसको कहते हैं जलवायु। जैसे अभी मान लीजिए समर का सीजन है, अभी समर का सीजन चल रहा है, अभी यह धूप हो रही है, लेकिन यही धूप कंटिन्यू, रेगुलर, लगातार 4-5 महीने, 4 या 5 मंथ्स लगातार कंटिन्यू बना रहे हैं, है ना। तो क्या होगा? समर का सीजन आ जाएगा, समर का सीजन आएगा, क्या होगा? समर के सीजन के साथ गर्मी बढ़ने लगेगी, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, जो प्लांट्स होते हैं, जो वाटर रिसोर्स होते हैं, वो सूखने लगेंगे, ठीक है, मौसम कहलाएगा। लेकिन यही मौसम 2-4 साल, 2 और 4 5 10 13 ईयर कंटिन्यू बना रहे हैं, है ना। समर सीजन, यही कंटिन्यू समर सीजन, धूप होती रहे, बारिश ना हो और सारे प्लांट्स सूख जाएंगे, तो क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। और क्लाइमेट चेंज होने के साथ साथ मतलब वहाँ पर क्या हो जाएगा? डेजर्टिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, मरुस्थलीकरण होने लगेगा। आपको पता होना चाहिए कि जो अटाकामा जो डेजर्ट है बेटा, यहाँ पे 400 ईयर से नो रेन, है ना। 400 सालों से बारिश नहीं हुई अटाकामा, सोचिए 400 सालों से बारिश नहीं हुई। और अगर हम इंडिया में बात करें, जो आपका थार डेजर्ट है, यहाँ पे लेस देन 10% क्या होती है? रेन, 10% रेन होती है बेटा। अब आप सोचिए, इस प्रकार थोड़ा सा क्लाइमेट और जलवायु बारे में हमने जान लिया, है ना। क्लाइमेट, वेदर, जलवायु, तो ये हमने जाना थोड़ा सा। अब क्लाइमेट में होता क्या है? टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होता रहता है बेटा। अगर टेम्परेचर चेंज होगा, मैंने आपको भी बताया कि अगर टेम्परेचर कंटिन्यू अगर बना रहा है, कंटिन्यू हाई रहा, तो डेजर्टिफिकेशन, समर का सीजन आएगा। अगर लो रहा तो सर्दी का सीजन शुरू हो जाएगा। तो जैसे अगर हम एल्टीट्यूड पे जाएंगे, एल्टीट्यूड समझते हैं ना आप, ऊंचाई पर,
अगर हम एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होता है, घटता है, माइनस। ठीक है, अगर हम ज़मीन पे जाएंगे तो प्लस। जैसे अगर हम 165 मीटर ऊंचाई पर जाएंगे तो टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज होता है। बट अगर हम 32 मीटर नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर जो होता है 1 डिग्री डिक्रीज होता है, कम होता है। बात समझा रही है? तो अगर जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, यानी वहाँ पे ठंडक बढ़ती जाएगी। और यही रीज़न है कि जो हमारी ऊंचाई पे जो माउंटेन वाले इलाके हैं, वहाँ पर माउंटेन वाले इलाके जो बेटा, जो माउंटेन एरियाज हैं, वहाँ पे ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज कोल्ड सीजन, कोल्ड सीजन होता है ना। और ऐसे ही अगर हम प्लेटू की बात करें, जो प्लेटू एरिया होते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर क्योंकि हमेशा नीचे होता जाता है, इस वजह से यहाँ पे जो है क्या होता है, समर सीजन होता है। समर होता है, समझ में आई बात? क्योंकि वो गहराई में होता है, जो प्लेटूज होते हैं। तो इस प्रकार कुछ पॉइंट्स हो गए। हम आगे बढ़ते हैं बेटा, जल्दी से देख लेते हैं। और हम सनलाइट की बात कर लेते हैं बेटा। सनलाइट में देख लेते हैं क्या होता है। आपको पता है कि जो सनलाइट होती है, इससे भी क्या मिलता है, सोलर एनर्जी, है ना, सोलर एनर्जी मिलती है। इससे हमें लाइट एंड एनर्जी दोनों मिलती है ना। तो देखा जाए तो जो सनलाइट होती है, इससे हमें लाइट और एनर्जी दोनों मिल रही है। और सनलाइट के लिए जो सन से हमें जो लाइट मिलती है, उसको अर्थ पर आने में कम से कम 500 सेकेंड्स, या फिर इसको आप अगर मल्टीप्लाई करें तो 8 मिनट 16 सेकेंड करीब, 8 मिनट 16 सेकेंड का टाइम लगता है अर्थ तक आने में, है ना। सनलाइट को अर्थ तक आने में 500 सेकेंड या 18.16 मिनट का समय लगता है। दूसरी बात क्या है, सनलाइट से जो प्लांट्स होते हैं वो क्लोरोफिल से जो है क्या बनाते हैं कि उपस्थिति में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, पिगमेंट, है ना। उसकी उपस्थिति में क्या बनाते हैं, फूड। और फूड बनाने के पश्चात, जैसे आपने फ्रूट नहीं खाते हो आप लोग, मैंगो का फ्रूट खाते हो, जैक फ्रूट खाते हो, है ना। तो ऐसे जो फूड बनाते हैं लोग, तो जो प्लांट्स होते हैं अपनी यूज में जितनी वो फूड बना लेते हैं उतना यूज कर पाते हैं तो कर लिया। बाकी जो फूड बचता है उनका, प्लांट्स का जो फूड बनता है वो फ्रूट के रूप में जाता है। जो फूड बच रहा है, प्लांट्स का फूड, भोजन जो बच रहा है, जो उन्होंने अपने लिए बनाया है, अगर एक्स्ट्रा बचता है तभी वो जाके फ्रूट बनता है, वो जाके फल बनता है, और वो हम लोग प्राप्त करते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हुए आपके, है ना। तो सनलाइट के बारे में थोड़ा सा एनर्जी जो मेन पॉइंट्स था थोड़ा मैंने आपको बताया। और एक बात, जो सनलाइट होता है ये लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पर क्या करता है, डिपेंड करता है ना। डिपेंड्स ऑन लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। क्यों? क्योंकि अगर आपको मैंने बताया है कि जैसे मान लीजिए अर्थ है, ये लैटिट्यूड है ना, ये जीरो इक्वेटर है,
यहाँ पे सनलाइट जो है डायरेक्ट पड़ रही है ना। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें, यहाँ डायरेक्ट नहीं पड़ती, इसलिए क्योंकि यहाँ का रीजन, ये सब जो क्षेत्र हैं यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, समर सीजन ज़्यादा होता है, लेकिन जो आपका पोल्स होते हैं यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती। तो वही मैंने आपसे कहा कि लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई भी डिपेंड करती है। मैंने आपको भी बताया कि जो माउंटेन वाले इलाके होते हैं यहाँ पर जो है डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलती है, इसलिए इतनी ऊंचाई पर हैं और टेम्परेचर इसी वजह से वहाँ पे कम रहता है। और टेम्परेचर कम होगा क्यों? जब सनलाइट नहीं मिलेगी तभी टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा कैसे? सनलाइट ज़्यादा मिलेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ये कुछ पॉइंट्स हुए, ठीक है। आगे देख लेते बेटा जल्दी से हम नेक्स्ट पॉइंट। प्रेसिपिटेशन की बात कर लेते हैं। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है रेनफॉल, है ना, रेनफॉल। अब आपको पता है, जैसे मैंने आपको एक बार वाटर साइकिल पढ़ाया था, है ना, जैसे जल चक्र। देखिए मैं थोड़ा सा जल चक्र का मॉडल मैं बनाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। वाटर साइकिल है ना। देखिए ये आपका जो है और ये आपका सन है। सनलाइट यहाँ पहुंची, है ना। ये क्या हो रहा है? हीट हो रहा है। इसके बाद धीरे धीरे वेपराइजेशन हो रहा है ना। ये वेपर बन रहा है ना, वेपराइजेशन हो रहा है। अब यहाँ पर जब गया ये, है ना, हीट होने के बाद यहाँ पर यानी सनलाइट की वजह से ये सन है, सन की वजह से ये वाटर है, वाटर हीट हो रहा है। ये सी था, है ना, सी में वाटर था, वाटर हीट हो रहा है, वेपर बना। वेपर बनने के बाद वो क्या जा रहा है? आसमान पे ऐसे ऐसे जाके बादल बन रहा है। इसको क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन हो रहा है। अब कंडेंसेशन के पश्चात क्या होता है कि वो बाद में धीरे धीरे, है ना, क्लाउड बन ही गया है। अब वो रेन होगा। तो यहाँ पे देखिए ये माउंटेन के कुछ, है ना, यहीं से रिवर निकल रही हैं ऐसे। अब यहाँ पे रेन होगा, कुछ यहाँ पे गिर जाएगी तो ये हो जाएगा स्नो। अगर यही इस रिवर के माध्यम से आएगा पानी, ये रिवर था, रिवर के माध्यम से ये वाटर था, रिवर वाटर। अब ये फिर बहते हुए, फ्लो करते हुए फिर कहाँ गया? फिर ओशन में आ गया। तो कहने का मतलब हो गया कि प्रेसिपिटेशन के लिए सबसे बढ़िया तरीका है आप वाटर साइकिल के माध्यम से, आप समझ सकते हैं कि सनलाइट की वजह से जहाँ पर जितने भी वाटर रिसोर्स होते हैं वहाँ पर पानी गर्म होता है, फिर वो वेपराइजेशन होता है, वेपर से बनते हैं और फिर आसमान में जाकर वो ठंडा होता है, कंडेंसेशन होता है। जितने वेपर रहते हैं, जितने जलवाष्प रहते हैं वो सब आपस में चिपक जाते हैं, संघनन हो जाता है। संघनन होने के पश्चात फिर ग्रेविटी की वजह से जितने भी बादल में जितने भी वाटर रहते हैं वो जमीन पर बरस पड़ते हैं। और बरसने के पश्चात होता क्या है कि अगर माउंटेन इलाकों पर गिरता है, पीक्स पे गिरेगा, माउंटेन इलाकों पे गिरेगा तो वो स्नो में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कम है। और जितने भी इस ग्लेशियर्स होते हैं, जितने से जो रिवर निकल रही है, अगर उसमें गिरता है और जो स्नो रहता है वो पिघल कर यानी मेल्ट होते हुए वाटर के माध्यम से फिर नदियों के रूप में पुनः आकर कहाँ मिल जाता है? सी में, ओशियन में मिल जाएगा। जैसे हमारे भारत देश की ज़्यादातर नदियाँ हैं तो अरेबियन सी या फिर बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। तो इस प्रकार पुनः जो है वेपराइजेशन होता है। तो ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है। तो प्रेसिपिटेशन में भी यही होता है कि रेनफॉल के लिए जो है जो पानी बरसता है उसके लिए सबसे ज़्यादा जो यूजफुल है ना, सबसे ज़्यादा जो नीड है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, या सबसे ज़्यादा जो
कारण है, जो रीजन है वो क्या है, वाटर साइकिल। वाटर साइकिल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर रेनफॉल है ना बेटा। ये कुछ पॉइंट्स हो गए प्रेसिपिटेशन के लिए। रेनफॉल, अब रेनफॉल जब होती है तो आपको पता है कि बारिश अच्छी होती है तो प्लांट्स को जो है वाटर मिल जाता है, जिससे क्रॉप्स जो होती है ना, कल्टीवेशन जो एग्रीकल्चर होता है वो भी अच्छा होता है, और जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, जो ग्राउंड वाटर लेवल होता है वो भी इंक्रीज होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे बेटा, आज मैंने आपको समझाए। आज का टॉपिक हम फिनिश करते हैं। अगले टॉपिक पर हम आपको अगला चैप्टर 19, यही टॉपिक यही चैप्टर अगले टर्म पे इसी चैप्टर को हम दोबारा रिवीजन स्टार्ट करेंगे, जिससे आपका जो रिवीजन क्लासेज हैं वो कंटिन्यू बनी रहेगा। थैंक यू सो मच। आप लोग वीडियो को लास्ट तक आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।